तो आज हम लोग देखेंगे मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। तो चैप्टर 3 में तुम लोग मोबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह वगैरह कि कैसे चार्जेस फ्लो करते हैं, मोबाइल होते हैं, कितने आसानी से मूव करेंगे, ठीक है ना। तो मोबिलिटी एक टर्म है जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये होता है कि अगर मैं यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँगा तो जो अपना ये जो चार्ज है वो कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन करेगा। मतलब आसान शब्दों में अगर बोलूँ कि वेलोसिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। जो भी वेलोसिटी अटेन करेगा अपना चार्ज कैरियर वो प्रोपोर्शनल होता है हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये तो सिंपल सी बात है। सो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर मैं हटाऊँ तो यहाँ आ जाता है म्यू। सो यहाँ से मैं म्यू को क्या लिख सकता हूँ, v डिवाइडेड बाई ई। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ से मैं म्यू को क्या बोल सकता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा जो मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्शन बैंड में वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड, क्योंकि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट नहीं करते हैं, कंडक्शन बैंड में करते हैं। और होल्स के लिए अगर हम इसी बात को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि कंडक्टिविटी ऑफ होल्स इज ग्रेटर इन वैलेंस बैंड एंड लेसर इन कंडक्शन बैंड। क्या है बात समझ में आई? ठीक है। तो यही है अपना इसमें। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स जब वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में आते हैं, वैलेंस बैंड से उठ के कंडक्शन बैंड में आ गए तो वो ऑलमोस्ट फ्री हो जाते हैं। तो उसमें अपन हल्की सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगाएंगे तो वो आराम से एक्सेलरेट हो जाएंगे। लेकिन जब वो वैलेंस बैंड में थे तो उस टाइम क्या था कि वो टाइटली बाउंडेड थे एटम से, तो इस वजह से वो फ्री नहीं थे इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करने के लिए। क्या ये बात समझ में आई? तो इसलिए वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर मैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं अप्लाई करूं तो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सेलरेट होगा लेकिन वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कम एक्सेलरेट होगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। और होल्स के बारे में ठीक उल्टा होगा। होल जो है वो कंडक्शन बैंड में कम होते हैं हमेशा, तो वहाँ पे उनकी मोबिलिटी कम होगी और वैलेंस बैंड में ज़्यादा होगी। क्या ये बात समझ में आई? तो क्या मैं इसी के साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर सकता हूँ कि कितना होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक सेमीकंडक्टर का। तो चलो एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेमीकंडक्टर का यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है। ये मैंने सेमीकंडक्टर का एक ब्लॉक लिया, ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे और होल्स भी होंगे, तो मैं इसमें अब अप्लाई करने जा रहा हूँ यहाँ से V वोल्ट। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किधर जाएंगे भाई, इनको मैं होल्स मान लेता हूँ चलो, और ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात से? तो इलेक्ट्रॉन भाई नेगेटिव होता है ना, इलेक्ट्रॉन, और ये होल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ निकल पड़ेंगे, ठीक है। होल्स जो हैं वो अपोजिट साइड चल पड़ेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत इस बात से? होल्स मूव नहीं करते हैं यार, अच्छे से समझाया हो कि ये यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा जो जाके यहाँ चल देगा, होल यहाँ आ जाएगा। सो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि होल मूव हो रहा है, बट एक्चुअली होल कभी मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। क्या ये बात समझ में आई? तो अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो Ne है। क्या है ये? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। कोई दिक्कत इस बात से? और होल डेंसिटी मैं NH ले लेता हूँ, तो नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कोई दिक्कत इस चीज़ से? ठीक है। अब हम यहाँ पे वोल्टेज V लगाए हैं। तो चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट से तुम लोगों को इतना आना चाहिए कि तुम लोग यहाँ पे लिख सको, क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V/L। ये लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? ये चैप्टर 2 में पढ़े हम लोग, है ना। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, V इज इक्वल टू E/L। जिस लैंग्वेज में तुम सोचो है तो एक ही चीज़। अब देखो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रिफ्ट कर रहे हैं, होल्स भी ड्रिफ्ट करें, तो जो नेट करंट आएगी वो दोनों का सम होगी, क्या है ना। और ऑब्वियस सी बात है, होल्स जिस डायरेक्शन में है वो अपनी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, प्लस से माइनस, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करते हैं उसके तो ठीक अपोजिट लेते हैं अपन एक्चुअल करंट ना। तो इलेक्ट्रॉन जो करंट दे रहे होंगे उसकी भी डायरेक्शन ये है, ये जो दे रहे हैं तो उधर ही जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, नेट करंट जो हमारा होने वाला है वो क्या होगा, वो इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन का और होल के सम का। क्या ये बात समझ में आई? अब हमने
जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 में, तो हमने क्या लिखा था, ये वाला फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, I इज इक्वल टू NEAVD। याद है ये? E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद है? तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूं IE, तो ये NE हो जाएगा, और ये V जो है VD की जगह पे मैं इसको बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत। और होल्स के लिए अगर मैं इसी चीज़ को लिखूं तो ये मैं NH लिखूंगा। E चार्ज तो इक्वल होता है दोनों का, है ना, और एरिया A रहेगा और VH बन जाएगा, कोई दिक्कत। सो मेरा जो नेट करंट है, अब देखो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, तो NE इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि E है, इंटू A इंटू VD प्लस NH E ये VH, ठीक है, यहाँ पे VE लिखना चाहिए अपने को। तो यहाँ से हम लोग E और A को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा, NE VE प्लस NH VH। कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है, अब करंट हमको मिल चुका है जो नेट करंट फ्लो करने वाला है, ठीक है ना। अब हम लोग ये थोड़े बेसिक पे आते हैं। तो हमको ये मालूम है R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन A, होता है कि नहीं? ठीक, अच्छा। और करंट को हम लोग क्या जानते हैं, करंट जो होता है वो क्या होता है, V अपॉन R। अच्छा, V कितना है, यहाँ से मैं E इंटू L लिख सकता हूँ, V को मैं क्या लिख सकता हूँ, E इंटू L। अच्छा, और R को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर से रो L बाई है, तो E इंटू L और नीचे रो L अपॉन A। तो ये L L कट जाएगा, E ऊपर चला जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, EA अपॉन रो। ठीक है कि नहीं, बताओ। अच्छा, तो ये जो I है वो इसी के इक्वल होगा ना, दोनों करंट तो एक ही चीज़ की बात हो रही है, सो दोनों इक्वल होंगे, है ना। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, EA बाई रो इज इक्वल टू EA स्मॉल e इंटू कैपिटल A NE VE प्लस NH VH। क्या ये बात समझ में आई? अब A दोनों साइड से स्वाहा हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। सो हम लोग A को उड़ा देते हैं दोनों साइड से, ठीक। अब अपन आते हैं मोबिलिटी पे। चलो, तो मोबिलिटी क्या है अपना, दोनों के लिए मोबिलिटी अलग अलग होगी, है ना। अगर मैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई E होगा, और अगर मोबिलिटी ऑफ होल्स की बात करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ होल्स डिवाइडेड बाई E होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं VE को क्या लिख सकता हूँ, VE को म्यू E इंटू E लिख सकता हूँ, और VH को मैं म्यू H इंटू E लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। तो अगर इसमें मैं पुट करूँ तो मेरे पास क्या है, E बाई रो इज इक्वल टू E स्मॉल ई यहाँ रहेगा NE, VE की जगह मैं क्या लिखूंगा, म्यू E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस NH म्यू H इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन निकलेगा और इसके साथ कट जाएगा, तो हमको क्या मिला, 1 बाई रो इज इक्वल टू E NE म्यू E प्लस NH म्यू H। कोई दिक्कत? ये 1 बाई रो क्या है, 1 बाई रो क्या है, रेजिस्टिविटी, एंड 1 बाई रो इज सिग्मा, सिग्मा ना, जो कि क्या होता है हमारा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी हमको क्या मिली, NE म्यू E प्लस NH म्यू H। क्या ये बात समझ में आई? तो हमने फाइंड कर लिया। अब अगर तुम चाहो तो तुम रो को भी लिख सकते हो, उल्टा कर दो, 1 अपॉन दिस होल आइटम, ये तुम्हारा बन जाएगा रेजिस्टिविटी और तुमको मिल गई कंडक्टिविटी। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? अब देखो ऐसा है कि ये जो रेजिस्टिविटी है ना, हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 3 में, अगेन टेम्परेचर डिपेंडेंस, कि रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। याद है ये कि कंडक्टिविटी जो मेटल्स की होती है वो इस तरीके से वेरी करती है, सेमीकंडक्टर में भी होगा, सेमीकंडक्टर में भी होगा। तो अगर मैं सिग्मा की बात करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिग्मा को अलग से, E NE म्यू E प्लस NH म्यू H। अच्छा, तुम लोग सोचो जरा कि अगर मेरे पास, मैं अभी बात कर रहा हूँ कि कैसे ये जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर्स की वो वेरी करेगी विद टेम्परेचर। तो जैसा कि तुम लोगों को मालूम है, क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, होल डेंसिटी भी बढ़ती है ना।
होल्स, नंबर ऑफ होल्स भी बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं। अच्छा, लेकिन उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है। सोचो कैसे? क्योंकि अब वो फ्री नहीं है उतना मूव करने के लिए। अब कोलिजन्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी तो उनकी मोबिलिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है कि नहीं? और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, होल डेंसिटी बढ़ रहा है और मोबिलिटी कम हो रहा है, तो तुम लोगों को क्या लगता है कि रजिस्टिविटी, ये जो कंडक्टिविटी है, ये बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। मतलब दोनों चीज़ों में एक तो ट्रेड ऑफ होगा ना, म्यू ई के कम होने की वजह से कंडक्टिविटी को कम होना पड़ेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके बढ़ने की वजह से कंडक्टिविटी को बढ़ना होगा। सो ओवरऑल इम्पैक्ट ये होता है कि ये जो मोबिलिटी का कम होना है, इसका उतना इफेक्ट होता नहीं है, तो हमारा कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी का बढ़ना है वो डोमिनेट कर देता है मोबिलिटी के कम होने को। इस वजह से सिग्मा इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, ठीक है कि नहीं? या तुम बोल सकते हो कि रजिस्टिविटी डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऐसे क्लियरली बोलना, ठीक है? किसी को इस बात से कोई दिक्कत है क्या? बताओ, ठीक है? अब हम लोग जब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो हम लोग एक चीज़ बोलते हैं कि भाई इनका एनर्जी गैप बहुत कम है ना? अब अगर एनर्जी गैप बहुत कम है तो क्या फोटॉन्स के पास इतनी इनफ एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डिटैच कर सकें उसके एटम से? पॉसिबल है। हमने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा हुआ ये चीज़, है ना? तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे फोटो कंडक्टिविटी के बारे में। फोटो कंडक्टिविटी बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि भाई फोटो बताए तो फोटोन की बात हो रही है, तो फोटोन की बात हो रही है यहाँ पे कि फोटॉन्स करने क्या वाले हैं, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर पे हम फोटॉन्स को किसी एनर्जी पे, जो भी उनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, अगर हम उससे ज़्यादा जाके कोलाइड करने देंगे तो वो क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे। ऐसा मेटल्स में होता था। यहाँ पे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेंगे, ठीक है ना? तो अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूँ और उस पर लाइट मान लो एच न्यू से गिर रहा है, न्यू यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, एच न्यू उस लाइट की एनर्जी हो जाएगी। और अगर मैं एज्यूम करूँ कि यहाँ पे जो मैं एच न्यू यूज़ कर रहा हूँ लाइट का, इट इज़ ग्रेटर देन क्या है हमारा यहाँ पे जो एनर्जी गैप था Eg, जो हमने कल देखा लास्ट क्लास में, हमने एनर्जी में देखा ना, एनर्जी बैंड थ्योरी में, ठीक है? तो अब ये से होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड में वो एनर्जी गेन करेंगे और क्या करेंगे, वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे। तो यहाँ से कंडक्शन चालू हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स और ज़्यादा क्रिएट होंगे ना। समझ में आई बात की नहीं? तो इलेक्ट्रॉन और होल का जो नंबर है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या होल डेंसिटी मैं बोलूँ, वो बढ़ जाएगा। और अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा कि घटेगा? बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर इक्वेशन लिखा हुआ है सामने, मैच कर लो, ठीक है? तो ये जो फिनोमिना है, जिसमें होता क्या है कि अगर हमने फोटॉन्स इंसिडेंट हुए, मतलब हमने फोटॉन्स को इंसिडेंट करवाया किसी सेमीकंडक्टर पे और उनके पास इतनी एनर्जी है, कितनी, बैंड गैप से ज़्यादा, तो वो क्या करेंगे, कंडक्टिविटी को बढ़ा देंगे या रजिस्टिविटी को कम कर देंगे। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं क्या, फोटो कंडक्टिविटी। और इसी का यूज़ करके ना LDR बनता है, कई जगहों पे हम लोग यूज़ करते हैं इस चीज़ को, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, मतलब लाइट पड़ा रेजिस्टेंस कम हो गया। कॉन्सेप्ट यहीं से आया हुआ है, सेमीकंडक्टर का ही। हाँ होता है, बताएंगे आगे, कहीं ना कहीं मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं बताऊंगा इस चीज़ को, ठीक है? तो तुम लोग क्या बोल सकते हो, व्हाट इज़ फोटो कंडक्टिविटी? तो इट इज़ द increase in conductivity of a semiconductor as a result of incident photons of suitable energy is called photoconductivity। क्या ये बात समझ में आई? तो इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, एंजॉय करो।